ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पकी ईंटों से परिचित नहीं थे। इनका इस्तेमाल कभी कभी ही होता था, जैसे गिलुंद में 1500 ईसा पूर्व के आसपास यदाकदा वे अपने कच्ची ईंटों से घर बनाते थे, पर अधिकतर गीली मिट्टी थोप कर बनाते और लगता था कि घरों पर छप्पर दिए जाते थे। लेकिन आहड़ के लोग पत्थर से बने मकानों में रहते थे। अब तक पते चले 200 जौरवे स्थलों में गोदावरी का दाइमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला था, जिसमें लगभग 4000 लोग रहते थे। यह पत्थर और मलबे के बुर्जों वाली कच्ची दीवार से घेरकर गढ़ जैसा बनाया प्रतीत होता है। दाइमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। इसमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव नामक स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। बाद की अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसके 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। यह मकान बस्ती के केंद्र में है और किसी सरदार का मकान रहा होगा। इसके निकट ही जो कोठार है, उससे राजस्व के रूप में वसूल किया गया अनाज जमा किया जाता होगा। इनामगांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें से 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। यह किलेबद्ध है और खाई के द्वारा घिरी हुई है। ताम्रपाषाण युग के लोग कला के विषय में बहुत से तथ्य ज्ञात हैं। वे निसंदेह शिल्प कर्म में दक्ष थे तथा पत्थर का काम भी अच्छा जानते थे। हमें तांबे के बहुत से हथियार और कंकड़ मिले हैं। वे कार्लेनाइन, स्टेआइट और क्वार्ट्जाइट क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके और गुटिकाएं बनाते थे। वे कताई और बुनाई भी जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र कपास, सन और सैमल की रुई से बने कपड़े मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे वस्त्र निर्माण की कला से सुपरिचित थे। अनेक स्थलों पर इन वस्तुओं के शिल्पियों के अतिरिक्त इनाम गांव से कुम्हार, धातुकार, हाथी दंतकार, शिल्पी, चूना बनाने वाले, खिलौने बनाने की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर दिखाई देते हैं। ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज, भवन आदि में क्षेत्रीय अंतर दिखाई देते हैं। जहाँ पूर्वी भारत चावल उपजाता था, तो पश्चिमी भारत गेहूँ और बाजरा उगाता था। तिथि क्रम से देखें तो मालवा की भारत की कई बस्तियां जैसे कायथा और एरण पहले की प्रतीत होती हैं, जबकि महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की। उनके शव संस्कारों और पूजा पद्धति का कुछ आभास मिलता है। महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थीं, तो जाहिर होता है कि वे परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थीं। मिट्टी की स्त्री की मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कई कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएं भी पूजी जाती थीं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी ही प्रतिमा से मिलती है। मालवा और राजस्थान में अनेक ऐसी रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृक्षप मूर्तिकाएं सूचित करती हैं कि वृक्षप सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। बस्ती के ढांचों और शव संस्कार विधि दोनों से ही पता चलता है कि ताम्रपाषाण युग में असमानता आरंभ हो चुकी थी। महाराष्ट्र में पाई गई कई प्रकार की जौरवे बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिक्रम, ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। कुछ बस्तियां तो 20 हेक्टेयर तक बड़ी बड़ी हैं और कुछ केवल 5 हेक्टेयर और उससे भी छोटी हैं। इस द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। बड़ी बस्तियों के विस्तार का अंतर है कि बड़ी बस्तियों का दबदबा छोटी बस्तियों पर रहता था, लेकिन बड़ी और छोटी दोनों ही तरह की बस्तियों में सरदार और उसके नायतादार आयताकार मकान में रहते थे और गोल झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों पर प्रभुत्व बना के रखते थे। इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्रीय स्थल में रहता था और इसके निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जग जाहिर है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है
कि कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया था, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृत भाड़ों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। एक कायथा में एक घर के में तांबे के 29 कंगन तथा 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी प्रकार स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर के गोलियों के बने हार पात्र में जमा किए गए हैं। स्पष्टतः ये वस्तुएं उनकी थीं जो लोग धनी थे। तिथि क्रमिक दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राजस्थान में ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र की तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता था। इस क्षेत्र में खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर, बरछे के फल, बंसियां, सेल्ट, कंगन, छैनी, कुछ आकृतियां सिंधु घाटी स्थलों की वस्तुओं की आकृतियां मिलती हैं। मिट्टी की ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। इस स्थल पर बहुत से पत्थर के छोटे छोटे औजार माइक्रोलिथ्स उपकरण भी प्राप्त हुए हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृति के परिचायक हैं। यहाँ पर गैरिक मृद भाण OCB भी पाया गया है। यह लाल अनुलोपित भाण है जो अक्सर लाल रंग से रंगा रहता था और मुख्यतः कलश की शक्ल में होता था। चूँकि गणेश्वर का जमाव 2800 से 2200 ईसा पूर्व है, इसलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की हैं। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, पर उससे कुछ खास तत्व प्राप्त नहीं किया है। गणेश्वर लोग अंशतः कृषिजीवी और मुख्यतः शिकारजीवी थे। यद्यपि उनका मुख्य शिल्प तांबे की वस्तुएं बनाना था, तथापि वे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है। अंत गणेश्वर की पुरावस्तुओं को वास्तविक गैरिक मृदभाण ताम्रनिधि संस्कृति की कोटि में नहीं रखा जा सकता। इसमें सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर हड़प्पा संस्कृति खड़ी हुई थी।